हेलो एवरीवन, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और बोर्ड एग्जाम बहुत ही सर पर आ चुके हैं। 1-2 दिन का समय और बचा है। देखो, जो बोर्ड्स ने आपको टॉपिक दिए हुए हैं, टॉपिक आपको दे रखा है ना कि वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियम। ये बोर्ड वालों ने बता दिया है कि ये टॉपिक है, इनको आप तैयार कर लीजिए। इन्हीं में से ही आपके क्या आएंगे, निबंध आएंगे। ये नहीं कि तुम कुछ भी पढ़ लो, ऐसा नहीं है। बोर्ड ने बता दिया है पहले कि भैया ये टॉपिक है, इनको तैयार कर लो, निबंध इन्हीं में से ही आना है। तो आज के वीडियो में इन सभी टॉपिक को लेके आ गया हूँ। निबंध यहाँ मिल जाएगा। इन वीडियो को अगर देख लेते, इस वीडियो को पूरा देख लेते तो मैं दावे के साथ कहता हूँ एक निबंध यहाँ से तो जरूर आएगा, क्योंकि 5 सेट बनते हैं। सारे निबंध इसी वीडियो से आएगा। ये मैं स्टैम्प पेपर में लिख के देता हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आराम से देखना और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाते हैं विज्ञान, वरदान या अभिशाप। कोई भी आप निबंध लिखोगे उसका स्टार्टिंग प्रस्तावना से होगा और लास्ट में उपसंहार जरूर देना है। बीच में टॉपिक बनाना है तभी। और निबंध के लिए आप एक स्पेशल समय बचा के रखना, 15 मिनट, है ना, क्योंकि निबंध 7 नंबर का आएगा तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग देता है हमें। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग हर एक निबंध की प्रस्तावना से करनी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो प्रस्तावना क्या है? विज्ञान मानव जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। विज्ञान ने मानव जीवन को सरल, सुविधाजनक और आरामदायक बना दिया है। विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति ने चिकित्सा, शिक्षा, संचार, परिवहन और कई अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। विज्ञान के विकास ने मानव जाति को अनेक वरदान दिए हैं, लेकिन विज्ञान के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। इस निबंध में विज्ञान के वरदानों और अभिशापों के विश्लेषण हम करेंगे। ये एग्जाम में बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। 7 नंबर के में से 4 नंबर मिले, 3.5 मिले। पूरे नंबर चाहिए तो डिटेल में इस तरीके से लिखना पड़ेगा। कह रहे विज्ञान के वरदान। विज्ञान के अनेक वरदान हैं। अगर हम बात करें विज्ञान के वरदान की, तो चिकित्सा में हुई है प्रगति। ठीक है, विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। नई दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और उपचार विधियों के विकास ने मानव जीवन को, प्रत्याशा को बढ़ा दिया। जिनका उपचार पहले नहीं हो पाता था, अब उनका उपचार होने लगा है और विज्ञान बाकी इलाजों को भी खोजने में लगा पड़ा है। ठीक है, शिक्षा में प्रगति। विज्ञान ने शिक्षा को अधिक सुलभ बना दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब डिजिटल बोर्ड में पढ़ने लगे हैं। पहले ब्लैक बोर्ड में पढ़ते थे, पहले फिर सिर्फ ऑफलाइन में ही पढ़ाई होती थी। अब आप घर बैठे पढ़ सकते हो। सुलभ और प्रभावी बना दिया है। इंटरनेट और ऑनलाइन शिक्षा ने शिक्षा को सभी के लिए उपलब्ध करा दिया है। संचार में प्रगति हुई है। विज्ञान ने संचार को सरल और त्वरित बना दिया है। मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने लोगों को एक दूसरे से जुड़ने के नए तरीके प्रदान किए हैं। परिवहन में प्रगति हुई है। विज्ञान ने परिवहन को अधिक सुविधाजनक और तेज बना दिया है। हवाई जहाज, ट्रेनें, कारों ने लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से और जल्दी से यात्रा करने की को सुविधाजनक बना दिया है। अन्य क्षेत्रों में क्या प्रगति हुई है? विज्ञान ने कृषि, उद्योग, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। ठीक है, ये आपको लिखना है। अभिशाप क्या है? विज्ञान के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जिनमें शामिल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यह है। पर्यावरणीय क्षति। विज्ञान ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। औद्योगिकरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन विज्ञान के नकारात्मक प्रभाव में है। युद्ध और विनाश। विज्ञान का उपयोग युद्ध और विनाश के लिए भी किया गया है। जैसे परमाणु बम बन दिया है ना, अलग अलग तरीके के बंदूक बना रहे, इससे नुकसान ही होता है। परमाणु हथियार, अन्य शक्तिशाली हथियार विज्ञान के नकारात्मक उपयोग के उदाहरण है। नैतिकता और मानवता पर प्रभाव। विज्ञान ने नैतिकता और मानवता पर भी प्रभाव डाला है। ठीक है, जीन एडिटिंग, क्लोनिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे वैज्ञानिक विकासों ने नैतिक और मानवीय चिंताओं को जन्म दिया है। ठीक है, तो ये सारे इसके दुष्परिणाम भी हैं। उपसंहार। अब लास्ट में आपको इसका उपसंहार देना है, निष्कर्ष। विज्ञान एक शक्तिशाली उपकरण है
जो मानव जाति को वरदान दे सकता है, और लेकिन विज्ञान के नकारात्मक प्रभाव से सावधान रहना होगा। विज्ञान का उपयोग मानवता के भले के लिए किया जाना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। विज्ञान और मानव के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि ये टॉपिक इस साल बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसको अच्छे तैयार कर लेना, ये आएगा ही आएगा। अगला जो है भ्रष्टाचार, कारण और निवारण। ठीक है, हर सरकार आती है, सरकार बोलती है हम भ्रष्टाचार हटा देंगे, और भ्रष्टाचार फिर हो जाता है। जीता जाता उदाहरण है कल का न्यूज़। कल क्या हुआ, यूपी बोर्ड का पेपर लीक हो गया। 60 लाख बच्चे गए थे पेपर देने। सोचो कितनी उम्मीद लेके गए थे कि हमारी जॉब लगेगी, है ना, और क्या मिला उनको? इतना दूर दूर से लोग गए, है ना, किराए से गए, धक्के खा के गए, गिरते पड़ते इतने दिन से मेहनत करके गए, और बाद में क्या मिला? कुछ नहीं, ठेंगा हो गया ना, पेपर लीक। पूरी मेहनत पर पूरा रद्द हो गया सब कुछ। तो ये सब कब तक चलेगा? आई डोंट नो। जब तक ये सब चलेगा हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। हालांकि हम स्वतंत्र हो चुके हैं 1947 में, लेकिन अभी भी हम जस के तस वहीं के वहीं बने हुए हैं। देख रहे हो, चीन कहाँ पहुंच गया है और हम कहाँ रह गए। ठीक है, जब भी हमारी आज के जो टीवी चैनल्स वगैरह भी हैं वहाँ पे भी वही सब दिखाते हैं। जब भी बात होगी हमारी तुलना पाकिस्तान से कर देते हैं। भाई पाकिस्तान से तुम क्यों कर रहे हो? पाकिस्तान से तुलना तो हमारी बनती ही नहीं है किसी मामले में। तुलना करनी है तो चीन से करो, उसकी जनसंख्या हमारी जनसंख्या सेम है, उसका एरिया हमारा एरिया सेम है, लगभग थोड़ा उसका ज़्यादा है, लेकिन वो भी उसी लगभग उस टाइम में आज़ाद थे, हम भी उस टाइम में आज़ाद हुए हैं। तो वो आज हमसे कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ रह गए? तुलना करनी तो उनसे करो ना। आप पाकिस्तान से तुलना करने लगते हो, ये तो थोड़ी ना अच्छी बात है। ठीक है, तुलना हमसे ऊपर वाले से की जाती है, नीचे वाले से नहीं की जाती है। ठीक है यार, न्यूज़ चैनल वाले भी पता नहीं क्या है सब, मैं तो देखता ही नहीं न्यूज़ चैनल। ठीक है, कम से कम 5-7 साल से मैंने टीवी चला के कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखा। सब पता बकवास करते हैं, फालतू के बकवास करेंगे, आके एक जने का गुणगान करते रहेंगे, पैसे मिलते हैं जेब में, बकवास करते रहते हैं। किसी भी न्यूज़ चैनल को नहीं देखता मैं, और किसी की XYZ सारे न्यूज़ चैनल ऐसे ही हैं, देखता ही नहीं मैं। प्रस्तावना क्या है? भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है। देखो, अगर सिस्टम को सुधारना है तो हम जैसे एजुकेटेड लोगों को आना पड़ेगा। ठीक है, हम जब यहाँ पर आएंगे और हम भी जब ईमानदार होंगे तभी हम इस सिस्टम को सुधार सकते हैं, एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं। नहीं तो ये चीज़ ऐसे चल रही है, हमेशा से चलती ही रहेंगी। हमें भी अपने मन में थोड़ा सा लालचपन को कम रखना होगा, भ्रष्टाचार की भावना को नहीं रखना होगा। पहले क्या होता है, लोग बोलते हैं हम भारत को बदल देंगे, IAS PCS बनने जाते हैं लोग, और फिर वही लोग आके बाद में भ्रष्टाचार करने लगते हैं। कई बार देखा गया ऐसा। तो ऐसा नहीं होगा। सिस्टम को बदलना है तो हमें भी खुद को सुधारना पड़ेगा। हम जब सुधरेंगे तो ही लोग सुधरेंगे। ठीक, तो भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित करती है। यह एक ऐसा जहरीला पौधा है जो समाज की जड़ों को खोखला कर देता है। भ्रष्टाचार का अर्थ है सत्ता का दुरुपयोग करना, निजी लाभ के लिए गलत तरीके से धन प्राप्त करना, अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करना। भ्रष्टाचार कई रूपों में हो सकता है, जैसे कि रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद और घोटाला। ये सारी चीजें भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार के कारण क्या है? सबसे पहला कारण है लालच। लालच भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। जो लोग अधिक धन और शक्ति प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट, कमजोर कानून और व्यवस्था। कमजोर कानून और व्यवस्था भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। जब कानून लागू नहीं होते तो लोग भ्रष्टाचार करने से डरते नहीं है। ठीक है, देखो ये इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है अभी, अगर उनको पकड़े भी गए तो सजा ना के बराबर है भाई। सोच रहे हो आप? तो इसलिए कानून सख्त होगा, जब दंड सख्त होगा तो लोग उस दंड को करने से डरेंगे। तो कानून में भी बदलाव चाहिए इन चीजों के लिए। ठीक है, नैतिक मूल्यों का अभाव है। नैतिक मूल्यों का अभाव भ्रष्टाचार का एक महत्वपूर्ण कारण है। जब लोगों में नैतिक मूल्यों की कमी होती है तो वे भ्रष्टाचार को गलत नहीं मानते हैं। लोग इलेक्शन लड़ने के लिए कितने झूठे झूठे वादे करते हैं। 15 लाख आपके अकाउंट में आए? कभी नहीं आए, और आएगा भी नहीं कभी। सब जुमलाबाजी करते हैं, लोगों को झूठे झूठे सपने दिखाते हैं। ठीक है,
ये कर देंगे वो कर देंगे, करते कुछ भी नहीं है। कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार, सारी सरकार निकम्मी है, सच बताऊं तो। चाहे वो पहले की सरकार हो, चाहे वो अब की सरकार हो, ये हमेशा से चला आ रहा है ऐसा। बदलाव हमसे ही होगा, तभी ये देश को बदल पाएंगे। मुझे तो हमारे देश की स्थिति देख के बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि भाई कब कब रोजगार मिलेगा। पढ़ाई करे जा रहे हैं बच्चे, रोजगार है नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? आई डोंट नो। ठीक है, और जब भी ऐसा बोलोगे आप तो बोलेंगे तू ही पाकिस्तान चला जा। भाई पाकिस्तान क्यों जाएंगे? ये देश सबका है, सबका इस पर सही अधिकार है। ठीक है, आप पाकिस्तान से तुलना कर देते हो, भाई चीन से क्यों नहीं करते हो? चीन से भी तो करो। चीन कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, चीन से कोई नहीं करेगा। करना है तो पाकिस्तान से करे भाई, तो उससे क्यों कर रहा है? वो हमारे देश के उससे तुलना करने के लायक नहीं है भाई। ठीक है, करनी है तो बड़े अमेरिका से करो, चीन से करो, रूस से करो, इनके बाद में बात नहीं बोलते। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। कह रहे गरीबी भ्रष्टाचार का एक कारण हो सकता है। गरीब लोग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा ले सकते हैं। मेन अगला आ जाता है अशिक्षा। अशिक्षा भी भ्रष्टाचार का एक कारण हो सकता है। अशिक्षित लोग भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों को नहीं समझते और इसका विरोध नहीं करते हैं। जब कोई आदमी जाता है ऑफिस में, भाई 200 रुपये चाहिए, 500 रुपये चाहिए, गरीब इंसान क्या करता है? साहब मांग रहे, दे देते हैं साहब को, साहब रख लेते हैं, और साहब फिर हर बार हर गरीब से ऐसा मांगने लगता है। तो अगर वही गरीब वहीं पर पैसा ना देने से इनकार कर दे कि भाई मैं नहीं दूंगा, आवाज़ उठाएगा, क्योंकि उसके अपने हक का मालूम नहीं है ना, शिक्षित नहीं है, इसी वजह से सोच रहा साहब बोल रहा है तो करना ही पड़ेगा। तो अशिक्षा भी इसका एक मेन कारण है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे मजबूत कानून और व्यवस्था। मजबूत कानून और व्यवस्था भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करते हैं। जब कानून लागू होते हैं तो लोग भ्रष्टाचार करने से डरते हैं। ठीक है, मजबूत कानून बहुत जरूरी है। नैतिक मूल्यों का विकास। नैतिक मूल्यों का विकास भ्रष्टाचार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब लोग में नैतिक मूल्यों की भावना होती है तो भ्रष्टाचार को गलत मानते हैं और इसका विरोध करते हैं कि भाई गलत को गलत बोलना सीखो और सही को सही बोलना सीखो। जब ये चीज़ तुम्हारे मन में आ जाएगी ना, तो भ्रष्टाचार भाई तुमसे भले ही 5 रुपये मांग रहा है तो तुम्हें वो गलत ही लगेगा कि भाई नहीं देना है मुझे। 5 रुपये किस बात की मांग रहे हो? आवाज़ उठाना सीखो, गलत को गलत बोलना सीखो। तभी यहाँ पर लिखा गया नैतिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करता है। शिक्षित लोग भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों को समझते हैं और वे इसका विरोध करते हैं। जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में शिक्षित और उन्हें इसके खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने में मदद करती है। मुझे इस बात पे एक चीज़ याद आ रही है, जब हम छोटे थे तो दूरदर्शन में एक ऐड आता था। अब आजकल तो ऐसे ऐड आने भी बंद हो गए हैं कि जागो ग्राहक जागो। किन किन लोगों ने इस ऐड को देखा है मुझे बताना। मैं जब छोटा था ना तो एक ऐड आता था, जागो ग्राहक जागो, कि आपसे अगर दुकानदार ठगी करता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में उसके खिलाफ अपील कर सकते हो। तो ये सब जो मुहिम है वो चलनी चाहिए हर क्षेत्र में। फिर आता है जन भागीदारी। जन भागीदारी भ्रष्टाचार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जब लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो ये सरकार को भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए मजबूत करता है। उपसंहार, लास्ट में आपको इसका निष्कर्ष लिखना है। भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है जो समाज के विकास को बाधित करती है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। सरकार को मजबूत कानून और व्यवस्था स्थापित करने, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने और शिक्षा का प्रसार करने के लिए कदम उठाने चाहिए। तभी हम भ्रष्टाचार को कम या फिर रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है जो एग्जाम में आ सकता है। अगला है बेरोजगारी की समस्या, एक ज्वलंत मुद्दा। हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे यह कहकर सरकार बनी थी। 2 करोड़ क्या, 2 लाख रोजगार भी नहीं मिलते। 2 लाख क्या, 2000 मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, जिस राज्य में मैं रहता हूँ वहाँ तो क्या ही बताऊँ। रोजगार सबसे बड़ी चुनौती है अभी इस टाइम पे, क्योंकि बेरोजगार बढ़े हैं। अगर आप अपने आसपास ही देख लोगे कि पढ़े लिखे लोग इतने हैं जो कि बेरोजगार हैं। रोजगार नहीं आ रहा तो वो क्या करेंगे बेचारे। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा एक बड़े भाई होने के नाते कि पढ़ाई लिखाई तो करो ही करो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी एक स्किल भी डेवलप करो किसी चीज़ में, ताकि हमारी जीविका चलती रहे। ठीक है,
प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि भाई पकोड़े तल दो, पकोड़ा तलना भी रोजगार है। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई पकोड़ा तलेगा क्या? ठीक है, तो प्रस्तावना में आ जाते हैं। बेरोजगारी आज के समय में एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। यह एक ऐसी समस्या है जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। बेरोजगारी का मतलब है कि काम करने की इच्छा और क्षमता रखने वाले लोगों को काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, और रोजगार पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऐसे ऐसे उनको काम करने पड़ेंगे जिससे रोजगार उत्पन्न हो हर क्षेत्र में, और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार इसको इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, जब आप सरकार लोगों के बारे में सोचेगी तो लोग भी सरकार के बारे में सोचेंगे, सरकार को और आगे बढ़ाएंगे, उस सरकार का समर्थन खुले दिल से करेंगे। हम भी करेंगे, आप भी करोगे। तो ये सरकार समझती नहीं है यार। जब तुम काम अच्छे करोगे ना, तुम्हें वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें वोट ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, यह एक गंभीर समस्या है क्योंकि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकती है। होता ही है। ठीक है, बेरोजगारी के कारण क्या है? बेरोजगारी के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि है। हमारा भारत चीन को पछाड़ के नंबर 1 बन चुका है जनसंख्या के मामले में, सोचो। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है? हमारे भारत एक गरीब देश माना जाता है। पहले सोने की चिड़िया थी, अब नहीं है सोने की चिड़िया। सोना जो चिड़िया था वो अंग्रेज ले गए उड़ाकर, अब बस चिड़िया बची है, सोना गायब है। ठीक है, भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और नौकरियों की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रख पा रही है। ठीक है, तो जनसंख्या पे भी एक विशेष कानून होना चाहिए। और मैंने देखा गया कुछ विशेष समुदाय के लोग, ठीक है, जो पढ़े लिखे थोड़े कम होते हैं, वो बच्चे पैदा करते रहते हैं। बच्चे भगवान की देन नहीं है, बच्चे आपकी देन है भाई। जब पैदा करो 2 से 3 करो, जिनका भरण पोषण आप आराम से कर सको, जिनको अच्छी शिक्षा दे सको। बच्चे पैदा कर रहे हैं और फिर उसका ब्लेम सरकार पे भी लगा रहे हो, तो ये थोड़ा बहुत ये भी इसका जिम्मेदारी पड़ता है कि नहीं? तो बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। शिक्षा प्रणाली, भारत की शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक कौशल प्रदान करने में विफल रही है, जिसके कारण युवाओं को रोजगार मिलने में कठिनाई होती है। आर्थिक विकास, भारत की अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही है, जिसके कारण नई नौकरियों का सृजन कम हो रहा है। ठीक है, जब विकास गति नहीं होगी तो विकसित देश कहां से बनेगा? ठीक, तकनीकी प्रगति के कारण कई नौकरियां स्वचालित हो रही हैं, जिसके कारण लोग को नौकरी से निकाला जा रहा है। आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि जो काम पहले कोई इंसान करता था उसकी जगह कोई रोबोट आ गया है। जो काम पहले 10 लोग 50 लोग मिलकर करते थे, उसकी जगह पर एक रोबोट आ जाके कर दे रहा फटाफट बिना थके, लगातार 24 घंटे। तो ये भी एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। बेरोजगारी के प्रभाव क्या है? गरीबी, बेरोजगारी गरीबी का एक मुख्य प्रमुख कारण है। अपराध, बेरोजगारी अपराध में वृद्धि का कारण बन सकती है। जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता है तो वो क्या करते हैं? उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सामाजिक अशक्ति, बेरोजगारी सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकती है। बेरोजगारी का समाधान क्या है? शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा प्रणाली को युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक व्यवहारिक कौशल प्रदान करने के लिए सुधार किया जाना चाहिए। ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए जिससे रोजगार के अवसर पैदा किए जाए, रोजगार के बारे में सिखाना चाहिए। ठीक है, आर्थिक विकास, भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। नई नौकरियों का सृजन करना, सरकार को नई नौकरियों के सृजन के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। कौशल विकास, युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए सरकार को कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसे हल किया जा सकता है। ठीक है, सरकार शिक्षा संस्थानों और निजी क्षेत्र को मिलाकर इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास कर सकती है। ठीक, उपसंहार में आप क्या लिखोगे? बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा है जिसका समाधान करना आवश्यक है। यह एक ऐसी समस्या है जो न केवल व्यक्तियों को प्रभावित करती है बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। इस समस्या को हल करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए। सभी को मिलकर प्रयास करना होगा, तभी इससे हम मुक्ति पा सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर आतंकवाद होगा, यहाँ बेरोजगारी लिखा है ना, यहाँ आतंकवाद अगला टॉपिक है। देखो आतंकवाद आज के समय में मानवता के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। ठीक है, यह एक ऐसी समस्या है जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। आतंकवाद का अर्थ है निर्दोष लोगों को डराने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए हिंसा का उपयोग करना। यह एक क्रूर और अमानवीय कृत्य है जिसके लिए कोई भी जायज नहीं हो सकता। ठीक है, आतंकवाद के कारण क्या है? राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता वाले देशों में आतंकवाद का खतरा अधिक होता है। सामाजिक आर्थिक असमानता आतंकवाद को जन्म दे सकती है। धार्मिक कट्टरपंथ आतंकवाद का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, देखा होगा कि 99% लोग विशेष समुदाय के आतंकवाद से बिलोंग करते हैं। उनका पहले स्टार्टिंग में कोई दोष नहीं होता, उनके मन में गलत चीजें डाली जाती हैं विशेष लोग द्वारा कि भाई ये है, वो गलत है, हम सही हैं, हमारा धर्म सही है, बाकी सब बेकार है। तो ये चीज़ सही नहीं है भाई। भगवान एक है, ठीक है, हम इंसानों ने लोगों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया है, लेकिन बनाने वाला तो भाई एक ही है। चाहे वो भगवान हो, चाहे वो गॉड हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो रब हो, सब एक है। हमने सबको बांटा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आतंकवादी संगठनों का समर्थन, कुछ देश आतंकवादी संगठनों का समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, कुछ देश को नाम बताने की जरूरत नहीं, सब समझते हैं, सब जानते हैं। ठीक है ना। आतंकवाद के प्रभाव क्या है? जान माल का नुकसान। आतंकवाद के कारण निर्दोष लोगों की जान जाती है और उनकी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद डर और भय का वातावरण होता है। आतंकवाद के कारण लोगों में डर और भय का वातावरण बना रहता है। आर्थिक नुकसान होता है। आतंकवाद के कारण देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। सामाजिक अशांति होती है। आतंकवाद सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता प्रदान करती है। ये इसके प्रमुख नुकसान है, प्रभाव है। समाधान कैसे कर सकते हैं? राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक रूप से अस्थिर देशों में शांति और स्थिरता स्थापित करना। सामाजिक आर्थिक विकास करना। सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करना। धार्मिक सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके साथ साथ आतंकवादी संगठनों का मुकाबला करना। आतंकवादी संगठनों का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना होगा, क्योंकि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। तो सभी विश्व के देशों को मिलकर एकजुट होकर जहां पर भी ये सब चीजें हो रही हैं, जहां पर भी ये सिखाया जा रहा है, वहां पर उनको नष्ट कर देना, खत्म करो उनको, तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। उपसंहार क्या है? आतंकवाद एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसे हल किया जा सकता है। इसके लिए सभी देशों को मिलकर प्रयास करने होंगे। सरकार, शिक्षा संस्थानों, मीडिया और नागरिक समाज को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होकर काम करना होगा, तब जाके इसको हम नष्ट कर सकते हैं। अगला आ जाता है, अगला जो है वो है पर्यावरण प्रदूषण पर। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण आज के समय में एक गंभीर समस्या बन गया। पर्यावरण प्रदूषण आपने खुद देखा होगा, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आपके चारों तरफ आज से 10 साल, ज़्यादा नहीं, 10 साल पहले का जो वातावरण था और अब जो वातावरण में अंतर है वो आप देख सकते हो। आजकल बाढ़ वगैरह ज़्यादा आने लगे हैं। पहले आते थे इतने बाढ़ नहीं। अब आजकल टाइम से पहले बारिश होती है, कभी भी बारिश होने लगती है, कभी भी ठंड होती तो बहुत ठंड होने लगती है, गर्मी होती बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। तो ये सारे क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम है, ये वातावरण प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। ठीक है, यह एक ऐसी समस्या है जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश जो पर्यावरण को दूषित करते हैं और मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं। ठीक है, ये हम ही कर रहे हैं प्रदूषण और हमें ही खतरा है, इस चीज को हम समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, आप पराली जला लेते हो, आप कुछ भी कर देते हो छोटा मोटा कि भाई क्या ही जा रहा है, मेरा तो हाथ थोड़ी ना जा रहा है कुछ, वो धीरे धीरे आपको ही नुकसान कर रहा है। ये चीज आप समझ नहीं रहे हो। पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है? सबसे मेन कारण है औद्योगिकरण।
औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण में हानिकारक रसायनों और गैसों का उत्सर्जन होता है। वो जो फैक्ट्री में जो भी केमिकल्स होते हैं वो कहाँ बहा दिया जाता है? नदी में, खेतों में जाता है। खेतों से खेती के अंदर मिट्टी में जाता है, फसल नहीं हो पाती है। जो भी फसल थोड़ी बहुत होती है उसके अंदर वो केमिकल जाता है, वो फसल खा के फिर हम बीमार पड़ते हैं। केमिकल जो नदी में जाए, नदी के पानी में जाके जो हमारे नदी नाले का इकोसिस्टम है उसे खराब कर रहा है। वही नदी नाले के पानी रिश्ते रिश्ते फिर वाटर लेवल में जाते हैं, वही पानी हम पीते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं। वाहन है, वाहनों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। आजकल हर कोई पैदल चलना नहीं चाहता, कहीं पे भी जाना है बाइक निकाल देगा, स्कूटी निकाल देगा, कार निकाल देगा, लेकिन पैदल चलना भूल गया है। ठीक है, और तभी आजकल के लोग ज्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं। हेल्थ को लेके कोई जागरूक ही नहीं है। पहले के लोग 100 साल जी रहे थे, आजकल के लोग, तो ये हमारी लाइफस्टाइल खराब होने का एक नतीजा है। कृषि में उपयोग किए जाने वाले रसायन और उर्वरक पर्यावरण में जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। जो हम रसायन फेंकते हैं, जो उर्वरक डालते हैं, वो पानी से रिश्ता हुआ जमीन के अंदर वाटर लेवल में चला जाता है, वही हम खाते हैं, वही केमिकल हमारे खाने में आ रहा है। ठीक है, और बीमारी बढ़ गई है। तभी सुना होगा कि ऑर्गेनिक खेती के बढ़ावा देने के लिए फिर बात हो रही है। एक समय था जब पैदावार बढ़ाने की बात हो रही तो रसायन डाल लेते, रसायन डाल के हमने पैदावार बढ़ा ली, लेकिन बीमारी बढ़ा ली। पहले पैदावार कम थी लेकिन बीमारी नहीं थी। अब फिर से वही उधर जाने की सोच रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक खेती करो, और ऑर्गेनिक चीज के नाम पर हर एक चीज महंगी हो रही है। कुछ भी, भाई धान ऑर्गेनिक है, गेहूं ऑर्गेनिक है, सब्जी ऑर्गेनिक बोल के महंगे में बेच रहे हैं, भले ही वो ऑर्गेनिक हो ना हो। तुम्हें कोई दिख रहा है क्या? ऑर्गेनिक लेबल लगा देने से चीजें के रेट पे बढ़ा देते हैं कि भाई हमने इसे ऑर्गेनिक तरीके से उगाया है कि नहीं, कौन जाके देख रहा है? तो ये भी आज एक क्या चल रहा है, स्कैम चल रहा है। ऑर्गेनिक बोल के सब कुछ चेप रहे हैं और बेच रहे हैं महंगे प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। जनसंख्या वृद्धि भी इसका मुख्य कारण है। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण के क्या प्रभाव है? सबसे पहला प्रभाव तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, हृदय रोग, कैंसर। ये सारे किसके प्रभाव है? स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव हैं। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, जैव विविधता का नुकसान, पर्यावरण प्रदूषण से जैव विविधता का नुकसान होता है। ठीक है, कई जो प्रजाति है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि उन प्रजातियों को रहने के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से आपने देखा होगा कि पहले हम कहाँ नदी नालों में जाते थे, या आसपास कुछ चिड़िया, कुछ जीव जंतु है ना जो थे, आजकल नहीं दिखाई देते। दिखाई भी देते तो पहले से बहुत कम हो गए हैं। ये इसका कारण है। समाधान क्या है? कि औद्योगिक प्रदूषण को कम करना। औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार को कड़े नियम और कानून लाने चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, कि हम जो खुद का वाहन चला रहे हैं उसका थोड़ा कम उपयोग करें, सार्वजनिक वाहन का ज्यादा उपयोग करें। पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को पुनः उपयोग और पुनः चक्रण का करना चाहिए। मतलब रिसाइकलिंग, एक बार यूज एंड थ्रो नहीं करना है, उसका अगर हम दोबारा से उपयोग करें तो करते रहो। ठीक है, जागरूकता अभियान, पर्यावरण प्रदूषण के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। वृक्षारोपण करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है ये। एक उपसंहार क्या है? कि पर्यावरण प्रदूषण एक मानवीय समस्या है, इसे हल करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें पर्यावरण प्रदूषण के मूल कारणों को समझने और उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए। ठीक है, अगला है, फिर से रिपीट हो गया पर्यावरण प्रदूषण। अगला है यातायात के नियमों का पालन एक सुरक्षित जीवन की कुंजी है। टॉपिक यातायात का नियम। तो यातायात के नियमों का पालन एक सुरक्षित जीवन के जीने के लिए आवश्यक है। जो आपसे चालान काटे जाते हैं, ये आपकी गलतियों को एहसास दिलाने के लिए काटे जाते हैं। कि हम हेलमेट नहीं पहनते हैं, ऐसे चले जाते हैं हीरोबाजी मारने के लिए, लफंडरबाजी करने के लिए, ये उचित नहीं है। जान है तो जहान है ना? ये चीज समझोगे
ये सब नियम क्यों बनाने? हमारे सेफ्टी के लिए बने हैं। हम सोचते हैं कि चालान नहीं कटेगा, हेलमेट पहन लेता हूँ। चालान इज नॉट इम्पॉर्टेंट। चालान से ज़्यादा आपकी सेफ्टी, आपका जीवन इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको हेलमेट पहनने के लिए कहा जाता है, इसीलिए आपको सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये लोग समझते नहीं है। देखो, मैं जब भी जहाँ कहीं भी जाता हूँ ना, अगर मैं अपनी बाइक बुलेट चला रहा हूँ, सबसे पहले घर से ही मैं पहन लेता हूँ हेलमेट। अगर मैं कार से कहीं पे भी जा रहा हूँ तो पहले सीट बेल्ट लगाता हूँ, फिर कार स्टार्ट करता हूँ। ये अच्छी आदत मैं अपने जीवन में बना के रखी है और मैं सबको बोलता हूँ, और ये सबको करना चाहिए। ठीक है, ये नियम सड़कों पर अनुशासन बनाए रखने, दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करते हैं। जब हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं तो हम ना केवल खुद को सुरक्षित रखते हैं बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, जब भी चलो अपने लेन में चलो। ठीक है, ओवरटेक ध्यानपूर्वक करो, उसके साथ स्पीड को कंट्रोल में रखो। इन बेसिक चीज़ों को अगर हम समझ जाओगे तो आपका एक्सीडेंट कभी नहीं होगा, ना तो आपको कभी नुकसान पहुंचेगा, ना आप कभी किसी को नुकसान पहुंचाओगे। ठीक है, कह रहे हैं दुर्घटनाओं की रोकथाम। यातायात के नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कम होती है। अब मैं ही बताऊं, हर कुछ दिन पहले, हर 2 दिन 4 दिन में हमारे आसपास के सड़क में कोई ना कोई किसी ना किसी की डेथ हो जाती। कोई डंपर के नीचे आ गया, किसी ने कार ठोक दी। तो ये सब सुन के बहुत दुख पहुंचता है। उसके कारण ये भी है कि सड़क में गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सड़क में गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। कभी कभी ऐसा भी है कि बाइक वगैरह बहुत धीमी चल रही है, बाइक चल रही है बगल से, और सड़क से बगल से डंपर भी धीरे चल रहा है, और बाइक का बैलेंस बिगड़ गया, गड्ढे में आकर पहिए के नीचे आ गए। इसमें ना तो दोनों की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती सड़क की है। ठीक है, तो जो हमसे टैक्स लिया जाता है, तो टैक्स का पैसा अच्छी सड़क सुविधा को भी देनी चाहिए सरकार को। ठीक है, अच्छी सड़क बनाओ जो बार बार टूटे नहीं। ऐसी सड़क बनाई जाती है, एक बार बारिश आ गई फिर से भाई कहानी खत्म। सड़क ऐसी बनाओ जो सालों साल चलती रहे। ठीक है, एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दो ताकि 20-25 साल के लिए फ्री हो जाओ। हर साल टूटेगा, हर साल बनाएंगे, यही सिस्टम चलता रहता है और दुर्घटना होती रहती है। सड़कों पर अनुशासन। यातायात के नियमों का पालन करने से सड़कों पर अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलती है। समय की बचत। यातायात के नियमों का पालन करने से सड़कों पर जाम कम होता है, जिससे समय की बचत होती है। ठीक, ईंधन की बचत होती है। यातायात के नियमों का पालन करने से ईंधन की बचत होती है, तेल कम लगता है। पर्यावरण की सुरक्षा। यातायात के नियमों का पालन करने से पर्यावरण की भी सुरक्षा होती है। जितना कम हम इस्तेमाल करेंगे, गाड़ी वगैरह कम चलाएंगे, हमारा पोल्यूशन भी उतना ही कम होगा। कैसे करें? यातायात संकेतों का पालन करें, हमेशा लाल बत्ती पर रुक जाएं, हरी बत्ती पर चलें। गति सीमा का पालन करें कि जिस रोड पे लिखा होता है ना कि बाइक इतना चलाओ, कार इतना चलाओ, उसी स्पीड को पालन करना चाहिए हमें। लेन अनुशासन का पालन करें, अपनी लेन में हमेशा चलनी चाहिए, बिना इशारा दिए, इंडिकेटर दिए कभी आगे पीछे नहीं ओवरटेक करें। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। शराब पीकर गाड़ी कभी ना चलाएं। मोबाइल फ़ोन का उपयोग कभी ना करें गाड़ी चलाते वक्त। अगर करना है, किसी का फ़ोन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, गाड़ी को रोकना है, साइड में लगाना है, फिर कॉल अटेंड करना है। उपसंहार। यातायात के नियमों का पालन करना एक नागरिक का कर्तव्य है। जब यातायात के नियमों का पालन करते हैं तो हम एक सुरक्षित और अनुशासित समाज का निर्माण करते हैं। आइए हम सब मिलकर यातायात के नियमों का पालन करें और एक सुरक्षित जीवन जिए। ये उपसंहार में आप लिख दोगे। शिक्षा का नया अध्याय, ऑनलाइन शिक्षा बनाम ऑफलाइन शिक्षा। आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो, ये ऑनलाइन शिक्षा का एक उदाहरण है। ऑफलाइन भी आप पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ते हो। इसमें और उसमें क्या अंतर है? देखो, शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह मानव जीवन को बेहतर बनाने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में मदद करता है। शिक्षा के 2 मुख्य रूप हैं, ऑनलाइन शिक्षा, ऑफलाइन शिक्षा। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। ऑनलाइन शिक्षा इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का एक तरीका है। इसमें छात्र घर बैठे ही वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और अन्य साधनों के माध्यम से सीख सकता है। ऑनलाइन शिक्षा के फायदे निम्नवत। लचीलापन है। ऑनलाइन शिक्षा छात्रों को अपनी गति से और सुविधानुसार सीखने के लिए सुविधा प्रदान करता है। अब ये जो मैंने वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो को स्लो मोशन में भी देख सकते हो,
फास्ट में भी देख सकते हो, स्किप करके भी देख सकते हो, और उसके साथ इस वीडियो को 10 बार और भी देख सकते हो। ऑफलाइन में क्या है, एक बार टीचर ने बता दिया, ना तो वो स्किप होगा, ना वो स्लो होगा, ना ही आप उसको दोबारा देख सकते हो। ये उसका नुकसान है, ठीक है। और टीचर को बोलो सर दोबारा बता दो, वो बताएगा भी नहीं। इस वीडियो को आप 10 बार और देख लो, ये फायदे हैं इसके। पहुंच, ऑनलाइन शिक्षा दुनिया भर के छात्रों के लिए सुलभ बन जाती है, कहीं से भी देख सकते हैं, कम लागत में हो जाता है। ऑनलाइन शिक्षा कम लागत में होती है। आप ये जो मेरा वीडियो देख रहे हो फ्री में देख रहे हो, एक भी रुपया नहीं दे रहे हो ना, फ्री में देख रहे हो। विविधता, ऑनलाइन शिक्षा विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम और विषयों को प्रदान करती है, ये इसकी अच्छाई है। ऑफलाइन शिक्षा एक पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है जिसमें छात्र कक्षा के शिक्षक साथ साथ उपस्थित होते हैं। ऑफलाइन शिक्षा के कई फायदे हैं जिनमें शामिल है व्यक्तिगत ध्यान। अब इसमें क्या है, और ऑनलाइन में क्या होता है, आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, कितना पढ़ रहे हो हम नहीं जानते, सब आप पे निर्भर है। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, 1-to-1 कनेक्शन होता है। पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ेगा टीचर जाकर तो झापड़ भी मार देगा, भाई पढ़। हम ऐसा नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो व्यक्तिगत, ऑफलाइन शिक्षा में शिक्षक छात्रों को व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है, सामाजिक संपर्क होता है। ऑफलाइन शिक्षा छात्रों को अन्य छात्रों और शिक्षकों के साथ सामाजिक संपर्क करने का अवसर प्रदान करती है। एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक साथ बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है। व्यवहारिक अनुभव, ऑफलाइन शिक्षा में छात्र प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं और अन्य व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से सीख पाता है, जो कि ऑनलाइन में नहीं हो पाता। ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन, ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा दोनों के अपने फायदे और नुकसान है। यह कहना मुश्किल है कि कौन सी शिक्षा अच्छी या कौन सी बुरी, ठीक है। तो यह छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी छात्र को ऑफलाइन अच्छा लगेगा तो किसी को ऑनलाइन, किसी को दोनों। उपसंहार क्या है, लास्ट में क्या लिखोगे निष्कर्ष में, शिक्षा का भविष्य ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा के मिश्रण में हो सकता है। यह मिश्रित शिक्षा प्रणाली छात्रों को दोनों शिक्षा प्रणालियों के लाभों का लाभ उठाने में मदद करेगी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है और मानव जीवन को बेहतर बनाना है। शिक्षा का माध्यम चाहे जो भी हो, यह महत्वपूर्ण है कि छात्र सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित हो। यह मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है, चाहे आप ऑफलाइन से पढ़ें या ऑनलाइन। मेन मुद्दा है शिक्षा से ज्ञान अर्जित करना, ठीक है, पढ़ाई के लिए उत्सुक रहना, ठीक है। कोरोना महामारी, तो कोविड पे जो ये टॉपिक है, ये थोड़ा पिछले साल पूछ लिया गया। कोविड भी थोड़ा खत्म होने के कगार पर है, ना के बराबर केसेस आते हैं, तो ये कोविड पर तो आई थिंक नहीं आएगा इस साल। फिर भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पर मैंने अलग से पहले ही वीडियो बना दी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को मैंने अलग से स्पेशल वीडियो बना के रखी थी। तो आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, और यहीं से ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक बोर्ड्स वालों ने बोला है कि भाई इनको पढ़ो, इन्हीं में से ही हम देंगे। तो यही सारे टॉपिक के मैंने आपको बता दिए। तो वीडियो को प्लीज शेयर करें, बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।